आज का टॉपिक है आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूल अभिग्रहित और लॉरेंज रूपांतरण। माइकलसन मोर्ले प्रयोग के ऋणात्मक परिणाम आने के कारण आइंस्टीन ने यह माना कि परम वेग का कोई महत्व नहीं है, आपेक्षिक वेग ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही यह भी माना कि प्रकाश का निर्वात में वेग c, जिसे हम c से लिखते हैं, तो यह प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश का निर्वात में वेग सभी दिशाओं में एक समान रहता है, चाहे प्रकाश स्रोत गति कर रहा हो चाहे प्रेक्षक गति कर रहा हो, इसका मान बदलता नहीं है। और इसी के आधार पर आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का जन्म हुआ। आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूल अभिग्रहित इस प्रकार हैं। दो मूल अभिग्रहित हैं। पहला, एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्देश फ्रेमों में भौतिकी के मूल नियम एक समान रहते हैं। यदि दो निर्देश फ्रेम हम लें, निर्देश फ्रेम तीन परस्पर लंबवत अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यदि हम दो निर्देश फ्रेम लें, एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है जिसमें जड़त्व के नियम का पालन होता है, और दूसरे निर्देश फ्रेम यदि पहले के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रही है, तो भौतिकी के नियम दोनों जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान होंगे। यदि एक निर्देश फ्रेम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, तो इसके सापेक्ष नियत वेग से गति कर रही दूसरी फ्रेम भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम ही होगी, और दोनों फ्रेमों में भौतिकी के नियम एक समान रहेंगे। तो आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का पहला मूल अभिग्रहित है, बेसिक पोस्टुलेट है कि भौतिकी के नियम ऐसी दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान रहेंगे जो एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रही है। और दूसरा मूल अभिग्रहित है कि प्रकाश का निर्वात में वेग सभी दिशाओं में नियत रहता है एवं स्रोत व प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश का निर्वात में वेग, जैसे हम c से लिख रहे हैं, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आइंस्टीन ने माना कि प्रकाश का निर्वात में वेग c नियत है, यह स्रोत और प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता है। और इन्हीं दो मूल अभिग्रहित के आधार पर लॉरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए गए। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त करने के लिए हम इस तरह की दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम लेते हैं। एक निर्देश फ्रेम S है और दूसरी S' है। S निर्देश फ्रेम में तीन परस्पर लंबवत अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तीनों एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, जिसको हमने O से लिखा है और यह इसका मूल बिंदु है। इसी तरह से एक दूसरी निर्देश फ्रेम है S'। इसमें भी तीन परस्पर लंबवत अक्ष हैं, x', y' और z'। ये तीनों भी एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, जो है मूल बिंदु O'। और यह S' फ्रेम S फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग v से गति कर रही है,
धनात्मक x अक्ष की दिशा में। किसी बिंदु P के निर्देशांक हम इन दोनों फ्रेमों में देखें तो S फ्रेम में स्थिति के निर्देशांकों को x, y, z लिखा है। S डैश फ्रेम में इसी बिंदु के निर्देशांक स्थिति के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश हैं। और अब समय का मान दोनों फ्रेमों में अलग अलग है। S फ्रेम में समय का मान t है तो S डैश फ्रेम में समय का मान t डैश लिखा है। तो हम बिंदु P के 4 निर्देशांक ले रहे हैं, 3 स्थिति के निर्देशांक x, y, z और चौथा समय। और S डैश फ्रेम में भी यही 4 निर्देशांक हैं, x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। और इन स्थिति और समय के निर्देशांकों में दोनों फ्रेम में आपस में जो संबंध है वही लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है। माना जड़त्वीय निर्देश फ्रेम S डैश अन्य जड़त्वीय निर्देश फ्रेम S के सापेक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में नियत वेग v से गतिमान है। प्रारंभ में जब समय t और t डैश दोनों 0 के बराबर हैं तो यह प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभ में जब t बराबर 0 और t डैश बराबर 0 दोनों निर्देश फ्रेम परस्पर संपाती हैं एवं उस समय मूल बिंदु O पर स्थित बिंदु प्रकाश स्रोत एक प्रकाश स्पंद उत्सर्जित करता है। S डैश फ्रेम S फ्रेम के सापेक्ष v वेग से धनात्मक x अक्ष की दिशा में गतिमान है। प्रारंभ में हम यह मान रहे हैं कि ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के संपाती हैं। दोनों के मूल बिंदु O और O डैश एक ही जगह पर है। इसके बाद S डैश फ्रेम v वेग से गति करना प्रारंभ कर देती है धनात्मक x अक्ष की दिशा में और कुछ समय बाद की यह स्थिति इस चित्र में दिखाई गई है। तो प्रारंभ में जब समय t और t डैश 0 हैं, O और O डैश एक ही जगह पर हैं, दोनों मूल बिंदु, उस समय O बिंदु पर एक प्रकाश स्रोत लेते हैं जो एक प्रकाश का स्पंद लाइट पल्स यह उत्सर्जित करता है, एमिट करता है। और यह प्रकाश का स्पंद गोलीय तरंगाग्र के रूप में चारों तरफ बढ़ता है। बिंदु स्रोत से उत्सर्जित गोलीय तरंगाग्र जब बिंदु P पर पहुंचता है तो माना O पर स्थित प्रेक्षक समय t और O डैश पर स्थित प्रेक्षक समय t डैश प्रेक्षित करते हैं। तो प्रारंभ में जब t और t डैश यह समय दोनों 0 हैं, दोनों फ्रेम में समय 0 है, O बिंदु से एक प्रकाश स्पंद उत्सर्जित हुआ, वह गोलीय तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ा। S डैश फ्रेम भी v वेग से धनात्मक x अक्ष की दिशा में गति करते हुए आगे बढ़ी। जब यह गोलीय तरंगाग्र बिंदु P तक पहुंचता है तो दोनों फ्रेम में समय के मान अब अलग अलग हैं। S फ्रेम में समय का मान t है, t समय लगा प्रकाश स्पंद को O से P तक पहुंचने में, और S डैश फ्रेम में यह समय अलग लगेगा। मान लिया यह समय है t डैश, O डैश से P तक पहुंचने में लगा समय। तो O से P तक पहुंचने में लगा समय t है, O डैश से P तक पहुंचने में लगा समय t डैश है। निर्देश फ्रेम S व S डैश में बिंदु P के आकाश काल निर्देशांक स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स माना
हैं एक्स वाई जेड और टी, और एस डैश फ्रेम में यही आकाश काल निर्देशांक हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। तो हम आकाश काल निर्देशांक ले रहे हैं। आकाश मतलब स्पेस, आकाश के निर्देशांक वही है एक्स वाई जेड, और दूसरा काल, काल मतलब समय का निर्देशांक टी। तो बिंदु P के आकाश काल निर्देशांक यदि एक्स वाई जेड और टी हैं, तो इसी बिंदु के निर्देशांक एस डैश फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश हैं। एस फ्रेम में निर्देशांक एक्स वाई जेड और टी हैं। एस डैश फ्रेम में ये निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश हैं। एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में आकाश काल निर्देशांकों के मध्य संबंध लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो हम दो फ्रेम ले रहे हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, जो एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील हैं, और इनमें किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड टी व एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश हैं। इन आकाश काल निर्देशांकों में आपस में जो संबंध है एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में, यही लोरेंज रूपांतरण समीकरण है जो हमें ज्ञात करने हैं। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के दूसरे मूल अभिग्रहित के अनुसार प्रकाश का वेग दोनों निर्देश फ्रेमों में एक समान रहता है। मान लिया यह c है, प्रकाश का निर्वात में वेग c है, और यह दोनों फ्रेमों में एक समान है। प्रकाश का निर्वात में वेग c नियत रहता है। यह प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता है। अतः निर्देश फ्रेम S में प्रकाश द्वारा O से P तक पहुंचने में लगा समय t बराबर होगा OP/c। O से P तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगेगा, इस समय को हम t से लिख रहे हैं। यह समय t बराबर है दूरी OP बटे वेग c। समय बराबर दूरी बटे वेग, दूरी है OP, वेग है प्रकाश का वेग c, और दूरी OP बराबर होगी √x² प्लस y² प्लस z²। एस फ्रेम में P बिंदु के निर्देशांक स्थिति के निर्देशांक एक्स वाई जेड है। O बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 हैं, मूल बिंदु। तो O से P तक की दूरी होगी √x² प्लस y² प्लस z²। OP का यह मान रख दें, तो समय t बराबर होगा √x² प्लस y² प्लस z²/c। इसका वर्ग कर दें तो हमें समीकरण मिलेगा x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू c² t², या x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 लिखें। इसी तरह से दूसरी फ्रेम एस डैश के लिए भी हम देखें। यह समीकरण 1 यह गोलीय तरंगाग्र को व्यक्त करता है। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के प्रथम मूल अभिग्रहित के अनुसार एस डैश निर्देश फ्रेम में भी तरंगाग्र गोलीय होगा, और निर्देश फ्रेम एस डैश में प्रकाश द्वारा ओ डैश से पी तक पहुंचने में लगा समय टी डैश बराबर होगा ओ डैश p/c। एस डैश फ्रेम के लिए भी यही समय ज्ञात करें। एस डैश फ्रेम के लिए समय अब है टी डैश, और यह बराबर है ओ डैश p/c। ओ डैश से लेकर p तक पहुंचने में चली गई दूरी है ओ डैश p, और प्रकाश का वेग समान है c, और ओ डैश p बराबर होगा √x² प्लस y² प्लस z²। तो समय t डैश बराबर हुआ √x² प्लस y² प्लस z² इसका भी वर्ग कर दें तो हमें मिलेगा x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू c² t², या x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² बराबर 0।
इसे समीकरण 2 लिख लें। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 एक जैसे ही है। समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। समीकरण 2 भी इसके जैसा ही है। एक्स वाई जेड और टी की जगह एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश हैं। ये दोनों ही गोलीय तरंगाग्र को व्यक्त करते हैं। क्योंकि निर्देश फ्रेम एस डैश निर्देश फ्रेम एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है, अतः वाई व जेड निर्देशांकों के मान दोनों निर्देशांक फ्रेमों में एक समान होंगे। यहाँ हमने ये माना है कि एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही है। तो यदि एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही है तो वाई और जेड निर्देशांकों के मान नहीं बदलेंगे, ये दोनों फ्रेम में एक समान रहेंगे। इसलिए हम ये दो समीकरण लिख सकते हैं कि वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश बराबर जेड। समीकरण 3 और 4। तो ये वाई और जेड निर्देशांकों में समान है। दोनों निर्देशांक दोनों फ्रेमों में एक समान है। वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश बराबर जेड, क्योंकि एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही है। वाई और जेड निर्देशांक दोनों फ्रेम में एक जैसे रहेंगे। समीकरण 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। समीकरण 1 ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। और इसी तरह का समीकरण 2 है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोनों ही में राइट हैंड साइड में 0 है, अतः दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी। और इस तरह से हमें यह समीकरण मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों ही राशियों के मान जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है दोनों ही के मान 0 है। अब यदि हम समीकरण 3 और 4 से y बराबर वाई डैश रखें और z बराबर जेड डैश रखें तो वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तब यह समीकरण बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। इसको हम समीकरण 6 लिख लें। तो अब हमारे पास यह समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। अब हम देखें कि एस डैश निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु ओ डैश के लिए एक्स डैश बराबर 0 होगा। एस डैश फ्रेम का मूल बिंदु ओ डैश है। ओ डैश बिंदु के लिए, क्योंकि यह मूल बिंदु है एस डैश फ्रेम का, इसलिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के मान 0 होंगे। तो ओ डैश बिंदु के लिए एक्स डैश बराबर 0 है, परंतु इसी बिंदु ओ डैश के लिए एक्स यदि हम देखें तो एक्स निर्देशांक एस फ्रेम के लिए है। एस फ्रेम के लिए ओ डैश बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक बराबर होगा दूरी ओ डैश के, और ओ से लेके ओ डैश तक की दूरी यह वी टी के बराबर होगी, क्योंकि टी समय में वी वेग से चली गई दूरी होगी वी टी। एस डैश फ्रेम वी वेग से धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही है, तो यह टी समय में वी टी दूरी चल लेगी। तो ओ से लेके ओ डैश तक की दूरी बराबर है वी टी।
और यही एक्स निर्देशांक है ओ डैश बिंदु के लिए एस फ्रेम में। तो ओ डैश बिंदु के लिए एक्स डैश बराबर तो 0 है, परंतु एक्स बराबर है वी टी। ओ डैश बिंदु के लिए एक्स डैश बराबर 0 है और एक्स बराबर वी टी है। एक्स बराबर वी टी है तो यह हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस वी टी बराबर 0। तो ओ डैश बिंदु के लिए एक्स डैश बराबर 0 और एक्स माइनस वी टी बराबर 0। इसका मतलब है कि एक्स डैश समानुपाती होगा एक्स माइनस वी टी के। और हम लिख सकते हैं इस तरह से एक्स डैश समानुपाती है एक्स माइनस वी टी के, या एक्स डैश बराबर है गामा एक्स माइनस वी टी के। इसको समीकरण 7 लिखें तो यह एक्स डैश का संबंध है एक्स और टी के साथ। गामा एक नियतांक है, गामा समानुपाती नियतांक है जिसका मान ज्ञात करना है। तो एक्स डैश बराबर हुआ गामा एक्स माइनस वी टी। जिस तरह से हमने एस डैश निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु ओ डैश के लिए लिखा था एक्स डैश बराबर 0 और एक्स बराबर वी टी, इसी तरह से एस फ्रेम के मूल बिंदु ओ के लिए एक्स बराबर 0 होगा और एक्स डैश बराबर होगा माइनस वी टी डैश। तो एस फ्रेम के मूल बिंदु ओ के लिए x बराबर 0 है, परंतु इस बिंदु के लिए एच डैश फ्रेम में x निर्देशांक x डैश एच डैश फ्रेम में निर्देशांक होगा x निर्देशांक जो x डैश के बराबर है। यह बराबर होगा माइनस ओ से लेके ओ डैश तक की दूरी। एच डैश फ्रेम के लिए एक्स डैश बराबर होगा माइनस वी टी डैश। ओ से लेके ओ डैश तक की दूरी एच डैश फ्रेम में होगी वी टी डैश, और क्योंकि यह ओ डैश के बाईं तरफ है, बाईं तरफ एक्स डैश निर्देशांक नेगेटिव होगा, दाईं तरफ पॉजिटिव होगा। तो ओ बिंदु के लिए जिसके लिए कि x बराबर 0 है, एक्स डैश का मान माइनस वी टी डैश है। तो ओ बिंदु के लिए x बराबर 0, एक्स डैश बराबर माइनस वी टी डैश, या एक्स डैश प्लस वी टी डैश बराबर 0। तो x बराबर 0 है और एक्स डैश प्लस वी टी डैश बराबर 0 है। इसका मतलब है कि x समानुपाती होगा एक्स डैश प्लस वी टी डैश के। और इसी तरह से हम ये समीकरण लिख सकते हैं x समानुपाती है एक्स डैश प्लस वी टी डैश, या एक्स डैश बराबर है कोई और कांस्टेंट गामा डैश इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। यहाँ माइनस की जगह प्लस कर लें, क्योंकि x समानुपाती है एक्स डैश प्लस वी टी डैश के। तो x बराबर होगा, एक्स डैश की जगह भी x कर लें, x बराबर होगा गामा डैश इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। समानुपाती की जगह बराबर करना है और एक नियतांक लिखना है गामा डैश। यह समीकरण 8 लिख लें। यह है x बराबर गामा डैश इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। समीकरण 7 से समीकरण 8 में रखने पर समीकरण 7 से एक्स डैश बराबर है गामा एक्स माइनस वी टी। एक्स डैश का ये मान समीकरण 8 में रख दें
तो x बराबर होगा गामा डैश इंटू ये x डैश का मान रख दिया है जो बराबर है गामा x माइनस वी टी और प्लस वी टी डैश। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो x बराबर हो जाएगा गामा डैश गामा x माइनस गामा डैश गामा वी टी प्लस गामा डैश वी टी डैश, या गामा डैश वी टी डैश जो राइट हैंड साइड में लास्ट टर्म है जिसमें टी डैश आ रहा है। अब हम टी डैश के लिए समीकरण लिखना चाह रहे हैं तो लास्ट टर्म गामा डैश वी टी डैश बराबर कितना होगा ये लिखें। ये बराबर होगा गामा डैश गामा वी टी माइनस गामा डैश गामा एक्स प्लस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में केवल टी डैश ही रहे, टी डैश के लिए हमें समीकरण प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें गामा डैश वी से भाग देना पड़ेगा दोनों साइड में। तो टी डैश का मान मिलेगा गामा डैश वी से भाग देने पर टी डैश बराबर हुआ गामा डैश वी से भाग दे दें और फिर गामा कॉमन ले लें। तो गामा डैश वी से भाग देंगे तो राइट हैंड साइड में पहली टर्म होगी गामा डैश टी गामा टी, गामा डैश वी से भाग दे दिया, गामा डैश वी तो कट गए हैं पहली टर्म में, गामा टी बचेगा। तो ये पहली टर्म है गामा टी, गामा ब्रैकेट के बाहर है और इनटू ब्रैकेट में टी। अगली जो दो टर्म है इनमें x कॉमन ले लिया है और गामा डैश v से भाग दे रहे हैं। गामा डैश v से भाग देंगे पहले तो पहली टर्म रहेगी माइनस गामा x अपॉन वी और दूसरी टर्म रहेगी प्लस x अपॉन गामा डैश वी। इन दोनों टर्म में माइनस x अपॉन वी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश। तो गामा डैश वी से भाग दें जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में टी डैश मिले और फिर गामा कॉमन ले लें और फिर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखें कि पहली टर्म टी की हो दूसरी टर्म एक्स की हो। यह टी डैश का संबंध है टी और एक्स से। समीकरण 7 व 9 क्रमशः एक्स डैश व टी डैश के मान समीकरण 6 में रखने पर यह टी डैश का मान आ गया है, यह एक्स डैश का मान था गामा एक्स माइनस वी टी। तो एक्स डैश और टी डैश के ये मान इस समीकरण 6 में रख दें। समीकरण 6 है ये एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। इस समीकरण में एक्स डैश का भी मान रखें और टी डैश का भी। एक्स डैश बराबर है गामा एक्स माइनस वी टी समीकरण 7 से और टी डैश बराबर है गामा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश समीकरण 9 से। ये दोनों मान रखेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू यह एक्स डैश स्क्वायर का मान है गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर। उसके बाद है माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ये टी डैश स्क्वायर का मान रखेंगे जो है गामा स्क्वायर इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश इस पूरे का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर होगा
इस ब्रैकेट को खोल दें। गामा स्क्वायर के साथ है एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर। एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ए माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले से। और गामा स्क्वायर का गुणा है इसके साथ, तो हमें ये 3 टर्म मिलेगी। गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स गामा स्क्वायर एक्स वी टी। इसी तरह से इस दूसरे समीकरण को भी मैं भी स्क्वायर की टर्म को सॉल्व कर लें। टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश का होल स्क्वायर। तो यह लास्ट ब्रैकेट जिसमें होल स्क्वायर लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा पहली टर्म का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश का होल स्क्वायर। और इसके बाद माइनस 2 टाइम्स टी इंटू एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश। तो ब्रैकेट खोलें, पहले स्क्वायर को सॉल्व करें फिर ब्रैकेट को खोलें, तो हमें इस तरह की ये टर्म मिलेंगी। समीकरण 10। यह समीकरण x और t के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, अतः टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करें और एक्स टी के गुणांकों की तुलना करें दोनों साइड में। तो यदि हम टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर के साथ है माइनस सी स्क्वायर, तो हम लिख रहे हैं माइनस सी स्क्वायर बराबर जो टी स्क्वायर के साथ है लेफ्ट हैंड साइड में, यही बराबर होगा जो राइट हैंड साइड में टी स्क्वायर के साथ है। राइट हैंड साइड में टी स्क्वायर के साथ है गामा स्क्वायर वी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस गामा स्क्वायर सी स्क्वायर। गामा स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लें, माइनस गामा स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लें, जो सेकेंड टर्म है राइट हैंड साइड में ये पूरी की पूरी ही कॉमन ले लें, तो इसकी जगह तो 1 बचेगा और पहली टर्म की जगह बचेगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कट जाएगा और इससे गामा स्क्वायर का मान आएगा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या गामा बराबर हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस तरह से हमने नियतांक गामा का मान ज्ञात कर लिया है। इसी तरह से नियतांक गामा डैश का मान ज्ञात करना है और हम सिद्ध करेंगे कि गामा डैश का मान भी इसी गामा के बराबर ही आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसके लिए हम एक्स टी के गुणांकों की तुलना करें। एक्स टी का गुणांक लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स टी की कोई टर्म नहीं है, तो एक्स टी का गुणांक लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो हम लिख रहे हैं 0 बराबर, और राइट हैंड साइड में एक्स टी के साथ है, ये पहली टर्म है जो एक्स टी के साथ है, इसमें माइनस 2 गामा स्क्वायर वी, तो ये पहली टर्म लिख लें माइनस 2 गामा स्क्वायर वी। और एक्स टी के साथ ये एक और टर्म है जो लास्ट टर्म है समीकरण 10 में। एक्स टी के अलावा इस टर्म में है 2 गामा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश। तो हमें एक्स टी के गुणांकों की तुलना करने पर यह समीकरण मिला 0 बराबर माइनस 2 गामा स्क्वायर वी प्लस 2 गामा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश। इससे हमें मिलेगा 2 गामा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश बराबर 2 गामा स्क्वायर वी। माइनस 2 गामा स्क्वायर वी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 2 गामा स्क्वायर वी हो जाएगा। 2 गामा स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 अपॉन गामा गामा डैश। लेफ्ट हैंड साइड में केवल ब्रैकेट की राशि लें, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में ले आएँ। 2 और गामा स्क्वायर तो कैंसिल हो ही जाएंगे, तो यह बराबर होगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या 1 अपॉन गामा गामा डैश बराबर हुआ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
या गामा डैश बराबर हुआ 1 अपॉन गामा इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और अब गामा का मान रख दें जो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। गामा बराबर था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऊपर है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इससे हमें मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गामा डैश का मान भी उतना ही आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो कि गामा का मान था। इसलिए गामा और गामा डैश के मान समीकरण 7 और 9 में रखें तो एक्स डैश बराबर है गामा एक्स माइनस वी टी, जहाँ की गामा का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और टी डैश का मान है गामा टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस, और यहाँ है 1 अपॉन गामा गामा डैश, दोनों के मान रखेंगे तो यह है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा गामा इंटू टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। इस तरह से हमारे पास ये 4 समीकरण हैं। एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर गामा इंटू टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। यही 4 समीकरण लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। और यहाँ पर गामा बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये 4 समीकरण जो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के लिए हैं और राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड और टी आ रहे हैं, इनमें जो आपस में संबंध है यही लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है। ये समीकरण 15 है। समीकरण 15 लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इस समीकरण में यदि हम एक्स डैश और एक्स को आपस में बदल दें, यानी एक्स की जगह एक्स डैश लिखें और एक्स डैश की जगह एक्स लिखें, इसी तरह से वाई डैश और वाई को आपस में बदलें, जेड डैश और जेड को आपस में बदलें, टी डैश और टी को आपस में बदलें और वी की जगह माइनस वी लिख दें, तो हमें इस तरह के समीकरण मिलेंगे जिनमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई जेड और टी हैं और राइट हैंड साइड में डैश वाली टर्म है। तब हमें मिलेगा एक्स बराबर गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश, टी बराबर गामा टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश। ये समीकरण व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण कहलाते हैं। तो ये समीकरण तो लॉरेंज रूपांतरण हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश हैं। एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। ये लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है। और ये व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है एक्स बराबर गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश, टी बराबर गामा इंटू टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश।